नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। स्पीकर पद के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। हालात ये हैं कि 48 साल के बाद लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। एनडीए के ओम बिरला के सामने विपक्ष ने कांग्रेस के 8 बार के सांसद के सुरेश को मैदान में उतारा है। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद चाह रहा है, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष का कहना है कि वो इस मामले को बाद में देखेंगे। पहले विपक्ष अध्यक्ष पद पर समर्थन दे, और इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने स्पीकर चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। साथ ही दोनों खेमों ने अपने अपने सांसदों को कल सुबह 10:30 बजे संसद पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे तक आप कहीं मत जाइए, क्योंकि हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं और इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष की रणनीति क्या है। और हमारे साथ हमारे खास सहयोगी भी जुड़े हुए। मनोरंजन भारती न्यूज़ रूम से हमारे साथ हैं। हिमांशु शेखर संसद मार्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं संसद भवन से। प्रशांत नेशनल मीडिया सेंटर से हमारे साथ जुड़ गए। और इसके साथ ही तारिक अनवर साहब भी हमारे साथ होंगे, सांसद कांग्रेस, और संजय जायसवाल सांसद बीजेपी भी, और आरती जयरथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गई। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों के पास ही जाना चाहूँगा। उससे पहले ये देखते हैं कि आम सहमति से स्पीकर चुनाव की परंपरा आज क्यों टूट गई, आखिर चुनाव की नौबत क्यों आई है। एक नज़र देख लेते हैं कि आखिर क्या परिस्थितियां थी जिसके चलते विपक्ष को यह फैसला करना पड़ा। आजाद भारत के संसदीय इतिहास में तीसरी बार स्पीकर पद के लिए चुनाव तय है। अमूमन स्पीकर के पद को निष्पक्ष माना जाता है, इस लिहाज से इस पर आम राय बनती आई है। इस बार भी सरकार ने आम राय बनाने की कोशिश की, लेकिन डिप्टी स्पीकर पर बात अटक गई। सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि नौबत चुनाव तक आ पहुंची। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में स्पीकर पद पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में अन्य पदों की ही तरह स्पीकर पद पर भी निरंतरता बनाए रखने का फैसला हुआ, यानी ओम बिरला को ही रिपीट किया जाए, ये तय किया गया। विपक्ष और सहयोगी दलों से चर्चा कर आम राय बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई। रविवार 16 जून को राजनाथ सिंह के घर जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, लल्लन सिंह, चिराग पासवान आदि की बैठक हुई। इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पदों को लेकर चर्चा हुई। इसके अगले दिन यानी 17 जून को जेपी नड्डा और अमित शाह ओम बिरला से मिलने पहुंचे। इस बैठक में उन्हें पीएम मोदी का फैसला बता दिया गया कि वे दोबारा स्पीकर बनेंगे। राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू विपक्षी नेताओं और सहयोगी दलों से चर्चा करते रहे। राजनाथ सिंह की एम के स्टालिन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं से फोन पर बात हुई। मंगलवार सुबह तक लग रहा था कि राजनाथ सिंह की कोशिशें रंग ला रही हैं और विपक्ष आम सहमति के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन तभी राहुल गांधी ने संसद भवन में बयान देकर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा की याद दिला दी। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। इसके बाद केसी वेणुगोपाल और टीआर बालू राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। अन्य वरिष्ठ मंत्री भी वहां मौजूद थे। सरकार का साफ मानना था कि पहले स्पीकर का चुनाव आम राय से हो, फिर डिप्टी स्पीकर पर बात होगी। बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। राजनाथ सिंह को भी कहना पड़ा कि वे खड़गे का सम्मान करते हैं और उनसे लगातार बात हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने संसदीय परंपरा का निर्माण नहीं किया। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। बातचीत टूटने के साथ ही ये तय हो गया कि स्पीकर के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस ने दलित कार्ड चलते हुए
8 बार के सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सरकार को यह देखकर राहत मिली है कि स्पीकर के चुनाव लड़ने के कांग्रेस के फैसले से टीएमसी और एनसीपी जैसे उसके सहयोगी दल सहमत नहीं दिख रहे। बुधवार को चुनाव के वक्त इन दलों का क्या रुख रहेगा, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। नई दिल्ली में राजीव रंजन के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो एक बार फिर आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मनोरंजन भारती न्यूज रूम से जुड़ गए हिमांशु शेखर, हमारे सहयोगी संसद मार्ग से हैं। राजीव रंजन भी संसद भवन से जुड़ गए। प्रशांत नेशनल मीडिया सेंटर से हमारे साथ जुड़ गए। तारिक अनवर साहब सांसद कांग्रेस और संजय जायसवाल सांसद बीजेपी और आरती जेरत राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। मनोरंजन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, नंबर नहीं है, इसके बावजूद भी विपक्ष आखिर चुनाव लड़ने पर क्यों आमादा है, क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, इस बार विपक्ष को मालूम है कि जो नंबर जो है कम भले ही है, बहुत कम नहीं है, और जो विपक्ष जो है हर मुद्दे पर अब सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत जो है प्रोटर्म स्पीकर के साथ ही हो गया। उन्होंने विपक्ष ने कह दिया था कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, अपने जो पैनल में से जो जितने भी नाम थे वो हटा लिए। अब दूसरा मुद्दा आया अध्यक्ष के चुनाव का। विपक्ष ने कहा या कांग्रेस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर हमारा बना दीजिए। जो मांग नहीं मानी गई, कहा सौदेबाजी नहीं चलेगी, तो एक दलित कार्ड खेला गया। यहाँ पर 8 बार के सांसद के सुरेश को अब जो है उम्मीदवार बना दिया गया। अब ये थोड़ी सी तो दुविधा जो है बाकी दलित सांसदों के दिल में हो सकती है, इसको लेकर के ये कार्ड कांग्रेस ने खेला है। और निश्चित रूप से ये पहला मौका नहीं है, देखिएगा हर रोज इस तरह के जो हैं दो हाथ वाले सीन जो है आपको इस लोकसभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इसमें एक्शन काफी दिखाई देगी। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, ये जो टीएमसी की नाराजगी को लेकर खबरें आ रही थी, इसमें अब बात कहां तक पहुंची है? क्योंकि टीएमसी ये कह रही थी कि उनसे पूछा नहीं गया और उनसे बात किए बिना ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टीएमसी का ये कहना था कि जब के सुरेश का नाम का ऐलान किया गया तो उनकी राय नहीं ली गई। ये बात अभिषेक बनर्जी ने ऑन रिकॉर्ड जो है मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए की। लेकिन उसके बाद हमारे टीएमसी के नेताओं से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि फाइनल डिसीजन जो है ममता बनर्जी लेगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं, जो टीएमसी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो के सुरेश के साथ खड़े रहेंगे। कम से कम इस मुद्दे को कह सकते हैं कि लगभग सारा विपक्ष एक साथ है। और विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह से सर्वसम्मति की उन्होंने कोशिश की थी और सरकार द्वारा जिस तरह से एक अविश्वास कर सकते हैं या भरोसे की कमी जिसको कर सकते हैं, वो बात को लेकर जिस तरह से बात आगे बढ़ी, विपक्ष का ये कहना था कि हम तैयार हैं, स्पीकर आप किसी को बनाइए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद जो परंपरा की जो बात होती है आप हमें दीजिए। जब सत्ता पक्ष जब तैयार नहीं हुआ तो विपक्ष के पास अपने कैंडिडेट देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता है। लोकतंत्र का में महत्व संकेतों का ही होता है। जी। और हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? डिप्टी स्पीकर का पद अगर दे भी दिया जाए विपक्ष को तो क्या परेशानी आ जाएगी? क्योंकि ये तो परंपरा रही है, हमेशा से होता आया है। देखिए, पीयूष गोयल ने आज साफ कर दिया है कि ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है। और इसमें सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि 2014 से 2019 की जो लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा, उसमें जो स्पीकर था वो बीजेपी के नेता थी और जो डिप्टी स्पीकर थे वो एक घटक दल के ही नेता थे। विपक्ष के किसी सांसद को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। और 2019 से 2024 के बीच में जो डिप्टी स्पीकर का पद था वो खाली रहा। बार बार विपक्ष की तरफ से 17वीं लोकसभा में भी ये मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना था और वो पद खाली रहा था। तो पीयूष गोयल ने आज ये कहा कि विपक्ष की तरफ से जो ये दलील दी जा रही है कि एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, एक संसदीय परंपरा है कि स्पीकर सत्ताधारी दल का हो और जो विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया जाए, ऐसी कोई कन्वेंशन जो है सिर्फ फिक्स नियम या कायदा, कोई कानून नहीं है जिसके तहत सरकार के लिए अनिवार्य होगा कि वो इसे माने। लेकिन दूसरी तरफ मैंने के सुरेश से भी आज बात की थी। उन्होंने कहा कि देखिए, जो स्पीकर का चुनाव है वो एक नंबर्स गेम के तौर पर आप ना देखें, ये एक सांकेतिक लड़ाई है। और इस लड़ाई के जरिए हम ये संदेश देश को देना चाहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में ये अधिकार होता है विपक्षी सांसदों के पास भी कि उनका जो कोई सांसद हो वो डिप्टी स्पीकर बने और जो स्पीकर हो वो सत्ताधारी दल का हो। लेकिन सरकार इसके लिए राज़ी नहीं हुई और हमें मजबूर होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो एक बहुत साफ मैसेज भी देने की कोशिश की है। विपक्ष को पता है उसके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन बहुत साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि ये जो लड़ाई है ये एक सांकेतिक लड़ाई है। और मुझे लगता है 18वीं लोकसभा के तीसरे ही दिन एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन भी होगा लोकसभा में कल। शक्ति प्रदर्शन होगा। इसी पर प्रशांत के पास जाना चाहूंगा। 293 की संख्या एनडीए की है। खबर आ रही है प्रशांत की वाईएसआरसीपी जिसके 4 सांसद हैं
वो समर्थन दे सकती है एनडीए का। तो क्या एनडीए की कोशिश होगी इस आंकड़े को 300 के पार दिखाने की, और क्या ये विपक्ष के लिए झटका नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अखिलेश, ये मौका मिला है एनडीए को, एक तरह से जैसा हिमांशु कह रहे थे कि एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन है जिसको हम कॉन्फिडेंस मोशन की तरह देख सकते हैं नई लोकसभा में। और बिल्कुल 300 का आंकड़ा अगर एनडीए पार करती है, वो एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर है, साइकोलॉजिकल जो एक आंकड़ा है, वो अगर पार करती है एनडीए, तो ये एक संदेश जाएगा कि सरकार मजबूत है, सरकार स्थिर है। जो आपने टीएमसी की बात पूछी थी, राजीव ने बिल्कुल ठीक कहा। आपसे कुछ देर पहले मैं एक अपडेट दे दूं आपको कि टीएमसी सांसदों की एक बैठक हुई है और उसमें ममता बनर्जी भी उस बैठक में शामिल थी, और उसमें ये तय हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस के सुरेश के पक्ष में वोट करेगा। और अब से कुछ देर बाद 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके घर पर सभी विपक्षी नेताओं की बैठक है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की, जिसमें कल का जो चुनाव है उसको लेकर चर्चा होनी है। उसमें तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधिमंडल जाएगा। तो कोशिश विपक्ष की भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उसके पक्ष में आए, क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस वोट नहीं करती तो बहुत ही बड़ा एक तरह से एम्बैरेसमेंट होता इंडिया गठबंधन के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रशांत, मनोरंजन, हिमांशु, राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए। आरती जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपने सुना हमारे संवाददाताओं ने जो अपनी बात रखी है, बताया कि किस तरह से पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। विपक्ष चाहता है कि सरकार को परंपरा की याद दिलाई जाए, सरकार कहती है कि विपक्ष उसको टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे नतीजा आने के बाद कि देखिए लोकसभा बहुत हंगामादार होगी, इस बार जो है विपक्ष ज़्यादा ताकतवर है, तो पहले और दूसरे दिन ये बिल्कुल सही होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मतलब ये सेशन शुरू होने से पहले ही दिखाई दिया था, जब प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट हुआ था। मतलब उसी टाइम से ये झगड़ा शुरू हो रहा है। तो जो संकेत आ रहे हैं वो यही है कि ये पार्लियामेंट सेशन 18वां लोकसभा है, ये तो स्टॉर्मी ही रहेगा, क्योंकि विपक्ष और एनडीए जो है, रूलिंग पार्टी जो है, ये तो हर मुद्दे पे टकराएंगे, हर मुद्दे पे। जैसे आपके मनोरंजन भारती ने कहा, हर मुद्दे पे टकराएंगे। दोनों तरफ से ये कोशिश होगी शक्ति प्रदर्शन की कि हमारे पास कितने एमपीज हैं, तो ये तो चलेगा। पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, पीयूष गोयल कहते हैं कि ऐसी कोई कन्वेंशन नहीं है, ऐसे कोई कानून नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। देखिए, परंपरा जो होती है वो लिखा नहीं जाता है, वो किसी किताब में नहीं मिलता है। परंपरा जो होती है मतलब सालों से चली आ रही है, और परंपरा तो यही रही है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को गया है, और ये पैकेज डील होता है। मतलब जब आप सर्वसहमति चाहते हैं स्पीकर के पद के लिए, तो आप पैकेज डील ऑफर करते हैं विपक्ष को कि हम डिप्टी स्पीकर आप चुन सकते हैं। तो जो इनका कहना है कि नहीं, पहले ये करो फिर हम करेंगे, टर्म्स नहीं सेट करो, ये इतना ट्रस्ट डेफिसिट है विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में कि ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे, मतलब ये कैसे मिटाया जाएगा। ये बहुत ही गहरा हो गया है पिछले 10 साल में, और अब तो साफ, क्योंकि विपक्ष के पास अब नंबर्स भी हैं, तो ये बहुत ही मतलब साफ नजर आ रहा है कितना ज्यादा है ये ट्रस्ट डेफिसिट। आरती जी, एक बात जो सुबह से कही जा रही है कि चुनाव नहीं होता है, अभी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार अब ये होगा कि चुनाव होगा स्पीकर के लिए। अगर चुनाव हो भी जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? हो जाए चुनाव, तो लोकतंत्र में तो चुनाव होता ही है, नंबर किसके पास कितना है ये तो पता लगना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आया ये पूरी कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है। प्रोटेम स्पीकर भी अगर वो के सुरेश को बना देते, प्रोटेम स्पीकर के तो कोई पावर्स ही नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का बस 2 ही काम है, एक ओथ दिलवाना और दूसरा स्पीकर के इलेक्शन को ओवरसी करना। अगर एनडीए मोदी सरकार ये पद विपक्ष को दे देती ए सुरेश को, तो इसमें हर्जा क्या था? मतलब एक तरह से वो एक जेस्चर हो जाता है ऑपोजिशन को, और ऑपोजिशन को कुछ कहने को नहीं रहता, क्योंकि रूलिंग पार्टी की तरफ से ये जेस्चर हो गया है। तो ये मुझे मतलब शुरू से समझ में नहीं आ रहा है कि ये देखिए, ये लोकसभा जो है ये पिछले 2 लोकसभा के जैसे नहीं है। कोई पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो कुछ काम करना हो तो कंसेंसस से ही हो पाएगा, बातचीत से ही हो पाएगा। तो शुरू से ही झगड़ा करेंगे तो फिर जिस तरह से हमने खबर दी कि वाईएसआरसीपी जो है आरती जी, वो 4 सांसद
उसके वो अब एनडीए के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे तो जो एनडीए की संख्या थी वो तो उससे ज्यादा उनको ताकत जुटाने की और दिखाने का मौका मिल गया। बिल्कुल। पर ये वाईएसआरसीपी मेरे ख्याल में इनका जो रणनीति होगी ये बदलता रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वो ऑपोजिशन में है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और चंद्रबाबू टीडीपी की सरकार है, तो वो ऑपोजिशन में है। तो जैसे आज बीजू पटनायक ने भी कहा है अपने एमपीज को, माइंड यू 10 साल से बीजेडी सरकार को मदद करते आ रहा है, पर अब बीजेडी ने ये कहा है कि हम राज्यसभा में ऑपोजिशन के साथ रहेंगे, हम हर कदम पे बीजेपी को अपोज करेंगे। तो जो लोकल कंपल्शंस है, जो स्टेट की कंपल्शंस है, मेरे ख्याल में वाईएसआरसीपी जो है आज के दिन में हो सकता है वो स्पीकर को वोट दें, पर आगे जाके उनको रणनीति बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। आरती जी, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे संजय जायसवाल जी से और तारिक अनवर साहब से। तो कल लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। दोनों ही खेमों में अपनी अपनी तैयारियां हैं। सांसदों को कल सुबह 10:30 बजे संसद भवन पहुंचने के लिए कह दिया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर साहब जुड़ गए हैं। तारिक साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्पीकर का जो मुद्दा है, इस पर आम राय क्यों नहीं बन सकी? आखिर चुनाव की नौबत क्यों आई है? देखिए, इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, और जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग हुकूमत में हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को और तमाम पूरे सदन को विश्वास में लें। लेकिन वो विश्वास में लेना ही चाहते हैं। उनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इतने बड़े सेटबैक के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो वो कह दें उसको विपक्ष को मानना ही चाहिए। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का प्रयास यही था कि स्पीकर का जो चुनाव हो वो आम सहमति से हो, सर्वमान्य हो। लेकिन उसमें ज़रूर हम लोगों ने ये कहा था कि आप स्पीकर अगर अपना चुनना चाहते हैं तो जो परंपरागत हमेशा डिप्टी स्पीकर जो होता है वो विपक्ष का होता है। तो उसमें हमारा डिप्टी स्पीकर का जो भी नुमाइंदा होगा या नॉमिनी होगा उसको आप स्वीकार करिए। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब, कोई सही उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तो विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं बचा और फिर स्पीकर का चुनाव लड़ने के लिए हम लोग मजबूर हुए। तो ये तीसरी बार है जब स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले अभी तक आम राय से स्पीकर चुने जाते रहे। अगर आपको लगता है नहीं कि इस बार भी ऐसा ही होता, आम राय बनती, तो ये ज़्यादा बेहतर होता? तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि हम लोग चाहते थे, पूरा विपक्ष चाहता था, क्योंकि ये जो हाउस है उसको मैनेज करना, उसको आगे लेकर चलना, वो स्पीकर का काम है, जिम्मेदारी है। अगर स्पीकर आम सहमति से होता तो उसको आसानी होती, उसको सबको लेके चलने में भी, और एक विश्वास उनको रहता। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा था कि हम कंसेंसस बनाकर चलेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे, विपक्ष को विश्वास में लेंगे, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक के कंजम्पशन के लिए था और हकीकत में वो नहीं था। हकीकत में होता तो बैठकर बातचीत होती और इस पर आम सहमति बनाई जा सकती थी। लेकिन तारिक साहब, कांग्रेस के सहयोगी दल के शासन वाले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्पीकर की पोस्ट हो या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हो, दोनों ही सत्तारूढ़ पार्टी के पास है। तो ऐसे में फिर ये परंपरा की दुहाई क्यों दी जा रही है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलना चाहिए? वहां तो नहीं है ऐसा। देखिए, ऐसा है कि कहाँ क्या हो रहा है, किस राज्य में क्या हो रहा है, ये अपनी अपनी जगह पर वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की जो परिस्थिति है उसके अनुसार है। लेकिन
केंद्र में आप देश चलाने जा रहे हैं और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, एक तरह से कहा जाए, आप दूसरे पार्टियों की बैसाखी पर ये सरकार है। और वैसी हालत में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए थी, आपका पक्ष ये होना चाहिए था कि हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, और विशेष रूप से विपक्ष को। तो आप विपक्ष को लेकर चलना नहीं चाहते, आप कन्फ्रंटेशन रखना चाहते हैं, आपका रवैये में कोई अंतर नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक अपना रवैया नहीं बदलेगी, अपने काम करने की शैली को नहीं बदलेगी, तो कन्फ्रंटेशन तो होगा ही होगा। लेकिन अभी टीएमसी के बारे में भी ये जानकारी आई थी शुरुआत में कि वो सहमत नहीं थे इस फैसले से कि अपना स्पीकर का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। हालांकि अब ये बात आ रही है कि वो बैठक में शामिल होंगे। क्या आपको लगता है कि ये सहयोगी दलों से बातचीत क्यों नहीं हुई? क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, ये जिन लोग इसमें भाग ले रहे हैं, वो लोग ज़रूर उनको जानकारी होगी। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं कि टीएमसी का क्या रुख रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले ही दिन से जो विपक्ष है काफ़ी आक्रामक है। हमने देखा प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा हो, आज जो स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया, कल वोटिंग होने वाली है। तो क्या जो आने वाले दिन है इसमें ज़्यादा तेवर तीखे रहेंगे विपक्ष के? यह मुनहसर करेगा सरकार के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि वो किस तरह से विपक्ष को विश्वास में लेना चाहते हैं। अगर वो एक तरफा फैसला करेंगे तो यकीनन कन्फ्रंटेशन होगा। इस पर विपक्ष को मजबूर होना पड़ेगा खड़े होने के लिए। शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। और आरती जरत हमारे साथ बनी हुई है। आरती जी, आपने सुना तारिक अनवर साहब को, वो कह रहे हैं कि सरकार के रुख के ऊपर डिपेंड करता है कि विपक्ष का रुख क्या हो। जिस तरह से कल ये बात की गई कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर काम करें, लेकिन 24 घंटे के भीतर ये जो सहमति बनाने की बात थी, इससे रास्ता अलग हो लिया। तो लगता है यही एक बड़ा कारण है इसके चलते विपक्ष अब ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। आखिर बहुमत तो सरकार के पास है, विपक्ष के पास नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, विपक्ष को भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, पर जो जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को चलाना, वो सरकार की होती है। और हर बार कंसेंसस के लिए सरकार को ही हाथ बढ़ाना पड़ता है। आखिर उनके पास मेजॉरिटी है, तो सरकार को हाथ बढ़ाना चाहिए। अब चक्कर ये है कि आज के दिन में, पिछले 10 साल में विपक्ष तो बहुत छोटी थी, उनके पास नंबर्स नहीं थे, पर आज के दिन में विपक्ष काफी बड़ी हो गई है। आप विपक्ष को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर सरकार चाहती है कि ये पार्लियामेंट चले और डिबेट हो, और ये जो पहले हमने देखा जिस तरीके से ऑपोजिशन मेंबर्स को एक्सपेल किया गया, बाहर निकाला गया, ये सब ना हो, तो फिर सरकार को थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है थोड़ा सा बदलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा नरमी दिखानी पड़ेगी ऑपोजिशन की तरफ, नहीं तो चलेगा नहीं। और चलेगा नहीं तो ये लॉस तो हम लोगों का है ना, हम ही लोगों का टैक्स का पैसा जाता है पार्लियामेंट को चलाने में, तो लॉस तो हम लोगों का है। और जिस उम्मीद से लोगों ने एमपीज को भेजा है पार्लियामेंट में, जिस उम्मीद से वोट डाला है लोगों के लिए, उम्मीद तो यही है कि सब मिलके सरकार, सब मिलके गवर्नेंस करेंगे, सब मिलके पॉलिसी डिसीजंस लेंगे, कानून पास करेंगे। और अगर नहीं मिलके ये सारा वक्त झगड़ा होता रहेगा, तो डेमोक्रेसी के लिए तो ये अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए आरती जी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के उस तरफ हमें मुलाकात करेंगे संजय जायसवाल जी से, बीजेपी के सांसद। पूछेंगे उनसे कि सरकार की क्या दलील है, क्यों डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया गया।